This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्णचतुर्थी पञ्चमी च दिनाङ्क 14 सप्टेंबर 2022 चरक शारीसन अध्याय 4 शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 पञ्चमं व्यासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो भवति अधिकम् अन्येभ्यः मासेभ्यः। तो 5वें महीने में मांसशोणित उपचय गर्भ का बाकी महीनों की अपेक्षा से ज्यादा इस प्रकार का होता है। तस्मात् तदा गर्भिणी कार्शमापद्यते विशेषण, और इसलिए गर्भिणी कृश इस प्रकार की हो जाती है। तो इस प्रकार का वजन कम होना ये काफी गंभीर इस प्रकार का माना जाता है। लेकिन अगर गर्भ की वृद्धि अच्छी तरीके से हो रही है तो डरने की बात नहीं होती है। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि 5वें महीने में इस प्रकार से गर्भिणी का वजन कम होता है क्या, इस प्रकार से। और मांसशोणित तो उपचय, तो मांस और रक्त से जुड़े जो भी भाव है उनके बारे में अगर सोचना है तो ये ज्यादा टेक्नोलॉजी कितनी उपयुक्त आणि किती हानिकारक। हाँ मैं भूल गया था। तो एक अहम मुद्दा है अभी वहाँ है ऐसे कि पहले जमाने में तो क्लिनिकल डायग्नोसिस ही सबसे अहम इस प्रकार का था, और जो भी डॉक्टर्स होते थे, चाहे वैद्य हो या एलोपैथी के डॉक्टर हो, वो क्लिनिकल जजमेंट पे काम करते थे। और जब ये तकनीक नए नए आए थे तो उस समय में तकनीक उतना स्थिर नहीं हुआ था। तो ऐसा कहा जाता था कि अगर आपका क्लिनिकल जजमेंट और ये तकनीक एक दूसरे से अलग इस प्रकार का आ रहा है तो रिलाय ऑन योर क्लिनिकल जजमेंट, इस प्रकार से उस जमाने में कहा जाता था। एक बड़ा अच्छा उदाहरण राम भोसले जी का है कि एक्सरे का नया नया टेक्निक था। अब रॉयस रॉय की पत्नी को फीमर का फ्रैक्चर है ऐसा एक्सरे दिखा रहा था।
और इन्होंने हाथ लगाकर बताया कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रैक्चर है, इस प्रकार से करके। और उस जमाने में जब ब्रिटिश रूल था, वायसरॉय की पत्नी थी, और तकनीक के खिलाफ जाकर इस प्रकार का बताना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला था, लेकिन वो उन्होंने किया। और बाद में सिद्ध हुआ कि उनका ये कहना सही था, एक्सरे ये फ्रैक्चर नहीं था, इस प्रकार से। तो उस जमाने में तकनीक जब इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तब क्लिनिकल डायग्नोसिस पर ही भरोसा होता था। अब जब टेक्निकल एडवांसेस होने लगे और उसमें ज्यादा सुस्पष्टता इस प्रकार से आने लगी, तो लोग उससे बह गए और क्लिनिकल डायग्नोसिस को भूल ही गए। अभी फिलहाल जो भी मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक डिस्क्राइब करता है कि इतने इतने परीक्षा करवा के लाओ, इस प्रकार से। और वो परीक्षा करके आने के बाद वो देखता है कि हाँ, इसमें ये है, उसमें है, इस प्रकार से है, तो ये दवा ले लो, ये करो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। मरीज को छुआ तक नहीं जाता। अभी खास करके जो इंश्योरेंस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें सभी एक होने के बाद एक समरी सामने आती है कि ये बातें हैं, इस प्रकार से। और फिर एक डॉक्टर काउंसलिंग करता है, उसके पास भेजा जाता है, तो वो सभी रिपोर्ट देखता है, समरी देख लेता है, और फिर बताता है कि आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये गोली शुरू करनी पड़ेगी, आपको शुगर ज्यादा है, ये गोली शुरू करनी पड़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा है तो ये गोली शुरू करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। उसको भी मरीज को जांच करना है, परीक्षा करनी है, ये कोई ध्यान में नहीं आता। और मरीज भी नहीं पूछते कि अरे तुमने मेरी पल्स नहीं देखी, या मेरा उदर परीक्षण नहीं किया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो अभी सभी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो सुपर टेक्नोलॉजी है, और उसमें एक बार पता चल गया तो फिर हाथ से परीक्षा करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो फिर सिर्फ उसी के आधार पर चलते हैं। तो इसके दो तरीके से नुकसान हुआ है। एक तो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस भूल चुके हैं, भूले जा रहे हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस की भी कोई चीज होती है, और उसका भी कुछ आधार लेना है। और ये अगर एक बार हमें हमसे मिस हो गया, तो उसको रिवाइव करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। पुराने जमाने में जो लेडी डॉक्टर्स रहते थे, और ये केवल अंगुली द्वारा योनि परीक्षण करके काफी कुछ बता सकते थे। अब सोनोग्राफी का टेक्निक आ गया, ये पीवी का जो एक प्रकार से एक्सपर्टाइज था, वो चला गया, सिजेरियन सेक्शन आ गया। तो जो मूढ़ गर्भ वगैरह इस प्रकार के है, उसके बारे में जो भी ज्ञान था, अनुभव था, वो सब चला गया। अब अगर ऐसी स्थिति है कि सिजेरियन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो डिलीवरी कैसे करेंगे? मूढ़ गर्भ अगर है तो डिलीवरी कैसे करेंगे? ये प्रकाश बाबा आमटे की पिक्चर में ये अच्छी तरीके से बताया गया है कि वहां तो कुछ सुविधाएं है ही नहीं, इस प्रकार से। और फिर बच्चा और माता दोनों की जान खतरे में है, तो कहा जाता है कि माता का जान को संभाल लेना चाहिए, इस प्रकार से। और उसमें एक प्रसंग ऐसा है कि सिजेरियन सेक्शन होता तो दोनों की जानें बच जाती, लेकिन सिजेरियन सेक्शन की सुविधा नहीं है, तो बच्चे को काट कर बाहर निकालना पड़ता है माता को जिंदा रखने के लिए, इस प्रकार से। तो एक डॉक्टर के लिए ये बहुत ही खतरनाक प्रसंग इस प्रकार का है।
तो उस दृष्टि से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हम आदी बन रहे हैं। और पहले ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत अच्छा था और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते थे, निर्णय कर सकते थे। अभी ये निर्णय की क्षमता नहीं रही और फिर इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं इस प्रकार से और फिर उन सभी का एक पद्धति से विचार करना, सभी को जोड़कर विचार करना, ये बात नहीं होती। हाँ, सभी के सुपर स्पेशलिस्ट है, वो अपने अपने अंग को देखते हैं, अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता जो सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ इलाज करे इस प्रकार से। वैसे बीएमएस हो या एमबीबीएस हो, मूल ज्ञान तो होता है सभी ब्रांचेस का, लेकिन जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो मूल ज्ञान को भूल जाते हैं। और सुपर स्पेशलिस्ट की तो और ही बात इस प्रकार की हो जाती है और ये सभी तकनीक का नतीजा इस प्रकार से है। तो मॉडर्न मेडिसिन आज जो पूरे विश्व पर राज कर रही है, वो दो जरिए, एक फार्मेसी जो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है और दूसरी एक टेक्नोलॉजी कि जिसके जरिए क्लिनिकल डायग्नोसिस को हटा ही दिया है। और टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा हम समझते हैं, तो सही नहीं। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अच्छा तरीका है, लेकिन अंततः एक सारासार विवेक होना चाहिए, सभी दृष्टि से उसको सर्वांगीण अप्रोच इस प्रकार का होना चाहिए और फिर इस टेक्नोलॉजी के बहकावे में आके निर्णय लिए जाते हैं और एक सारासार विवेक छूट जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने फायदा कितना किया है और नुकसान कितना किया है, ये अगर देखने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे कि नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी का कुछ रोल है नहीं। ये जैसे कामला वगैरह विकारों में अगर रुद्धपत कामला है और सोनोग्राफी करवा लेते हैं और पता लगता है कि ट्यूमर है, लीजन है अंदर, तो हमारे रुद्धपत कामला जो कफ के कारण है उससे काफी अलग इस प्रकार का हो जाता है। तो निस्संदेह इसमें टेक्नोलॉजी का फायदा है। लेकिन सभी जगह सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करते रहना, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस को करना, ये भी एक अलग चीज है पैसा कमाने हेतु इस प्रकार से। एक मरीज ने अजीब बताया था, ऐसे ही डॉक्टर ने उसको काफी लिख के दे दी परीक्षण। तो उसने बोला कि मैं करूंगा सभी, लेकिन जिसमें विकृति आएगी या जिसमें नॉर्मल नहीं है उसी के पैसे दे दूंगा, आपको अगर चाहिए तो करो। नहीं तो आप डायग्नोस करके बताओ कि ये परीक्षण करो, मैं सिर्फ वही परीक्षण करूंगा जिसमें आपको डाउट है। सभी परीक्षण करवा लेना और फिर उसमें कह रहे इसमें ये ऐसा है, उसमें वो ऐसा है, तुम्हारा कुछ खुद का कुछ नॉलेज नहीं है उसमें इस प्रकार का, तुम अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे हो, तो मैं पैसे क्या दे दूं तुम्हें इसके इस प्रकार से। तो ये हुआ है, सच ही में हुआ है कि एक मरीज ने बिल्कुल ऐसा कहा कि जिसमें कुछ विकृतियां आएगी उसी के पैसे मैं दे दूंगा, बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा। तो आप सोच के बताइए कि कौन सी परीक्षण करने हैं इस प्रकार से। तो ये अभी ग्राहक विक्रेता इस प्रकार का हो गया। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट एक ग्राहक है और डॉक्टर विक्रेता है इस प्रकार का हो गया। और फिर उसके जो कानून है वो उसके लागू हो गए, ग्राहक कायदा जो है उसको लागू हो गया इस प्रकार से। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस में चले गए।
और पता भी नहीं चला कि हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पहले निदान करें और फिर उसके आधार पर अगर हमें कुछ लगता है कि इसमें डाउट है या कितनी वैल्यू है देखना है, इसलिए ये परीक्षण करें, तो एक अलग बात है। लेकिन सभी परीक्षण करवाना और फिर बाद में कहना कि ये इसमें है उसमें है वगैरह वगैरह। रिलायंस रेलिगेयर या थायरोकेयर इनके आप परीक्षण देखेंगे तो सभी मरीजों के लिए एक ही पैकेज है और ढेर सारे परीक्षण है जिसका कोई संबंध नहीं है उस रोगी के हालत से। फिर भी लोग करवा लेते हैं, न जाने अगर किसमें कुछ कमी या ज्यादा है तो पता चल जाएगा, अभी इसमें तो पता नहीं चल रहा इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे उपयोग के लिए है, हमें सोचकर उसके बारे में क्या करना है नहीं करना है ये सोचना है। नहीं ऐसा हो कि टेक्नोलॉजी ही डायग्नोसिस करने लगे, जो अभी फिलहाल परिस्थिति बन गई है, और फिर हम केवल उस डायग्नोसिस के आधार पर ट्रीटमेंट देते जाएंगे। हमारा खुद का कुछ भी क्लिनिकल इस प्रकार का डायग्नोसिस नहीं रहेगा। ये निस्संशय बहुत खतरे की बात इस प्रकार की है। तो मैं मानता हूं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और उसको भली भांति हमें देखना इस प्रकार का चाहिए। षष्ठे मासी गर्भस्य बलवर्णोपचयो भवति अधिकम अन्येभ्यः मासेभ्यः तस्मात् तदा गर्भिणी बलवर्ण हानि मापद्यते विशेषण। तो छठे मास में बलवर्ण उपचय इस प्रकार का हो जाता है अन्य मासों से, और बलवर्ण हानि उस प्रकार की हो जाती है विशेषतः गर्भिणी की प्रकार से। तो ये अभी मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्व करने चाहिए, ये सभी भाव। कृशता प्राप्त होती है ये एक बताए पहले 5वें महीने में, और मांस शोणित उपचय गर्भ का होता है, और बलवर्ण उपचय ये छठे मास में इस प्रकार का होता है। तो ये बलवर्णयोः उपचय बलवर्णोपचय किंवा उपचय धातु पुष्टि। तो धातु पुष्टि का मतलब ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, बलवर्ण और उपचय ये तीन। तो इस प्रकार से होना है तो बलवर्णोपचयाः इस प्रकार का भवन्ति अधिकम अन्येभ्यः मासेभ्यः इस प्रकार का होना चाहिए। बलवर्णोपचयो ये एक वचन किया है, तो बलस्य वर्णस्य च उपचयः बलवर्णोपचयः, क्या बलवर्णयोः उपचयः बलवर्णोपचयः, ये बात हो सकती है। तो संस्कृत की दृष्टि से पहला जो क्या है बलवर्णयोः उपचयः बलवर्णोपचयः, उपचय का संबंध धातु पुष्टि इस प्रकार की जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन नहीं तो बलवर्णोपचयाः भवन्ति अधिकाः अन्येभ्यः मासेभ्यः इस प्रकार का होना चाहिए था। सप्तमे मासी गर्भः सर्वैः भावैः आप्यायते तस्मात् तदा गर्भिणी सर्वाकरैः क्लांततमा भवति। 7वें महीने में सभी भावों से गर्भ का आप्यायन होता है, गर्भ की पुष्टि होती है, और उस समय गर्भिणी सभी तरीके से क्लांततम हो जाती है, थक जाती है इस प्रकार से। तो सप्तम मास में सभी अवयव पूरे इस प्रकार के हो जाते हैं, और फिर उस महीने में अगर डिलीवरी आते हैं तो बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अष्टम मास में ये ओज का संबंध है, तो अगर बालक में ओज नहीं है तो मृत्यु होने की संभावना अष्टम मास में होती है, तो ये ओज घूमता रहता है। इसलिए बेहतर चॉइस है कि 7वें महीने में ही गर्भिणी अपने मायके चली जाए। अगर मायका बहुत दूर है तो खास करके ये जिम्मेदारी लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कभी कभी
8वें मास में नहीं जाना है तो 9वें मास में प्रयाण करते हैं जाने के लिए, और ये कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। अगर बीच में कहीं प्रसूति की प्रक्रिया शुरू हो गई तो ना इधर ना उधर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो बेहतर ऑप्शन 7वें मास में ही अंत में मायके चले जाना। अगर मायका नजदीक है तो अलग बात है, लेकिन मायका अगर बहुत दूर है तो बेटर ऑप्शन 7वें महीने में ही करे, ये ज्यादा अच्छा, क्योंकि भी उस समय में पूरी वृद्धि जो है गर्भ की वो हो जाती है। अष्टमे मासे गर्भश्च मातृतः गर्भतश्च माता रसहारिणीभिः संवाहनीभिः मुहुर्मुहुः ओजः परस्परतः आदतते गर्भस्य असंपूर्णत्व। तो गर्भ असंपूर्ण होने के कारण उसकी जो पूरी परिवृद्धि होनी है वो तो 9 महीने के बाद होने वाली इस प्रकार की है। तो ये रसहारिणी संवाहिनी भी मुहुर्मुहु बार बार ओज माता से गर्भ में, गर्भ से माता में इस प्रकार का संचार करता रहता है, आदान प्रदान उसका होता रहता है। तस्मात् तदा गर्भिणी मुहुर्मुहुर् मुदा युक्ता भवति मुहुर्मुहुश्च म्लाना। तो जब उसके शरीर में ओज है तो वो आनंद से परिपूर्ण इस प्रकार की होती है, और अगर बच्चे के शरीर में ओज है तो म्लान इस प्रकार की हो जाती है। तथा गर्भ, और इसी प्रकार गर्भ की भी स्थिति होती है, तो गर्भ भी कभी मुदित कभी म्लान इस प्रकार का होता है। तस्मात् तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमत् भवति ओज सह अनवस्थितत्व। तो उसमें अगर 8वें महीने में प्रसूति हुई तो ओजस अनवस्थित होने के कारण आशंका रहती है, अगर गर्भ में ओज नहीं है तो उसकी मृत्यु होने की, व्यापद होने की संभावना होती रहती है। तम च एवार्थम अभिसमीक्ष्य अष्टमं मासम अगण्यम अगण्यम इति आचक्षते कुशलाः। और इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए 8वें महीने को गिनना ही नहीं है, 7वां कहना और फिर डायरेक्टली 9वां कहना, इस प्रकार से। अगर इसका एक इम्पैक्ट गर्भिणी के ऊपर होता है, क्या रे 8वां महीना लग गया, कुछ भी हो सकता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये टालने के लिए 8वां महीना गिनना ही नहीं है। कभी कभी होटल्स में 13 आंकड़ा अशुभ माना जाता है, तो 12 और फिर 14 रूम नंबर दिया जाता है, 13 नंबर दिया ही नहीं जाता, इस प्रकार की बात होती है। सर ऐसा ओज गर्भाकडून आईकडे जाऊ शकतो का? बताया ना यहाँ पे, जाता है ऐसा। गर्भतः मातुः ये भी बताया गया है, तो जाता है। और अस्थिर भवति ओझा, ओज अस्थिर इस प्रकार का होने के कारण इस प्रकार का घूमता रहता है। और फिर उस समय में अगर डिलीवरी हो गई, 8वें महीने में अगर डिलीवरी हो गई, मैंने एक अजीब उदाहरण देखा है कि ट्विन था, दोनों की ये तो अच्छी रही, कंडीशन अच्छी रही बच्चों की, लेकिन माता काफी देर तक ओजक्षय का सामना करती रही। और फिर ये सुवर्ण सिद्ध क्षीर वगैरह ऐसा देके उसको विभेति दुर्बलो भीषणम, ये जो ओजक्षय के लक्षण है वो उसमें काफी दिखाई दे रहे थे। तो बालकों में ओज था इसलिए वो बच गए, माता मरी नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ओजक्षय ये परिणाम दिखाई दिया, और फिर बाद में उसके लिए अलग चिकित्सा करनी पड़ी इस प्रकार से। जतुकर्णेऽपि अष्टमे जन्म गर्भविनाशाय एव दर्शितम्। गर्भौ अन्योन्यस्य ओजः आदतते अष्टमे, आदाते अष्टमे, तस्मात् तदा प्रसूतिर्गर्भविनाशाय एव इति। सत्यपि मातुः ओजसो गर्भगमने जन्मादृष्टवशात् एव गर्भस्य मरणाय भवति, न मातुः इति।
अष्टममासे नैऋतभागत्वात् गर्भस्य सत्यप्य ओजो अनवस्थाने तुल्ये गर्भस्यैव नाश न मातु इति वर्णयन्ति। तो कहने का माता का गर्भ तो स्थिर है और उसका खुद का थोड़ा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, तो माता की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन गर्भ में अगर ओज नहीं है तो गर्भ की मृत्यु हो सकती है। तस्मिन् एकदिवसातिक्रान्तेऽपि नवमं मासम् उपादाय प्रसवकालमित्याहुः आदशमान् मासात्। एतावान् प्रसवकालः वैकारिकमतः परं कुक्षौ अवस्थानं गर्भस्य। तस्मिन् एकदिवसातिक्रान्तेऽपि, एक दिवस दिन भी ज्यादा उसके ऊपर हो गया तो नवमं मासम उपादाय, नवमे नवमे या नववे मास से शुरुआत करके दशमान मासात, 10 मास तक ये प्रसव काल इस प्रकार का बताया जाता है। एतावान प्रसव काल, ये प्रसव काल इस प्रकार का है। वैकारिकम अतः परम कुक्षौ अवस्थानम, 10 महीने के बाद अगर वो स्थिति गर्भ की रहती है तो वैकारिक इस प्रकार का बताया जाता है। अब एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है वास्तव में देखा जाए तो जब ये सद्योगृहीत गर्भ लक्षणा होती है वहां से परिगणना करनी चाहिए मास की, लेकिन हमारे लिए फिक्स पॉइंट जो है वो रज प्रवृत्ति काल यही है। तो लास्ट एमसी एलएमपी कब हुई थी ये ध्यान में रखते हुए वहां से महीनों की गणना की जाती है और उसी के आधार पर कौन सा महीना चल रहा है ये अभी देखा जाता है। तो इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। वैसे है कि ऋतुकाल जो है द्वादश निशा पूर्वा तिसृश निदिता, हमारे हिसाब में तो पहले 3 रात को छोड़कर अन्य 9 रात्र जो है वो ऋतुकाल है। सामान्यतः 14 तक ये ऋतुकाल गिना जाता है। कुछ औरतों में ये पूरा महीने भर भी रहता है, इस प्रकार से है। अभी टेक्नोलॉजी के जरिए ओम निर्माण हुआ, बढ़ गया, रप्चर हो गया, ये सभी बातें पता चलती है। तो उसके जरिए हम बता सकते हैं कि इस समय में ओव्यूलेशन हुआ है और फिर उसके 2-3 दिन में ये गर्भधारणा हुई है। तो वहां से अगर हम काउंट करते हैं महीने कितने हैं इस प्रकार से, तो शायद एक बात बनती है कि हमें सही अंदाज इस प्रकार का हो कि महीने कौन से है इस प्रकार। लेकिन ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है और फिर केवल एलएमपी के आधार पर इस प्रकार से बताया जाता है। तो अभी स्टैंडर्ड मेथड तो वही है, लेकिन अगर हम ऋतुकाल के अनुसार या फिर गर्भधारणा कब हुई है ये देखकर उसके बारे में सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एवं अनया अनुपूर्व्या अभिनिर्वर्तते कुक्ष, तो इस अनुपूर्वी से ये कुक्ष में निर्माण होता रहता है, बढ़ता इस प्रकार का रहता है। मात्रादीनां खलु गर्भकराणां भावानां संपदः तथा वृत्तस्य सौष्ठवान् मातृतः च एव उपस्नेहोपस्वेदाभ्यां कालपरिणामात् स्वभाव संसिद्धेश्च कुक्षौ वृद्धिं प्राप्नोति। इसमें काफी भाव है और शायद इस सूत्र को किसी ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। मात्रादीनां खलु गर्भकराणां भावानां संपदः, मात्रादि और गर्भकर जो भाव है उनकी संपत्ति, वृत्त से सौष्ठवान, उनका जो आचरण है वो अच्छी तरीके से होना, मातृतः च एव उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम,
और माता से ही उपस्नेह और उपस्वेद होने से काल परिणाम, काल के परिणाम से स्वभाव संसिद्धिश्च, और स्वभाव संसिद्धि से कुक्षौ वृद्धि प्राप्त होती। ये गर्भ की कुक्ष में वृद्धि इस प्रकार की होती है। अब जब हम नॉर्मल पैरामीटर्स है या नहीं है ये देखने की इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते में कितनी वृद्धि होनी है, कौन से पैरामीटर्स किस प्रकार से होने हैं वगैरह वगैरह बारे में मॉडर्न मेडिसिन टेक्नोलॉजी के आधार पर बताता है। और फिर उसके आधार पर ये बताया जाता है कि नॉर्मल है, इस प्रकार की वृद्धि जो है वो नॉर्मल इस प्रकार की है। अब अगर उसमें कमी आती है कि जितना चाहिए उतना नहीं है, और एक खासकर आयुजिया इंट्राइटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये जो बात बताते हैं, ये अगले महीनों में छठे सातवें आठवें इस प्रकार के महीनों में अगर लैग है कि जितनी उम्र के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इन सभी भावों को देखना पड़ेगा किसमें कमी आई है और इसलिए ये बात नहीं हो रही इस प्रकार से। तो मात्रादि जो भाव है उनमें संपत्त है या नहीं है। अभी एक बार गर्भ निर्माण हो गया तो ये केवल रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी रहेगा कि ऐसा ऐसा देखा गया था वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो इस भाव की कमी है, लेकिन उसमें सुधार होना मुश्किल है। वृत्तस्य सौष्ठवात्, ये माता का वृत्त आचरण, माता का आचरण, उसका सौष्ठव होना चाहिए। तो ये जो चीजें करनी है वो करनी है, वो जो नहीं करनी है वो नहीं करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से वृत्त का सौष्ठव होना जरूरी इस प्रकार का होगा। मातृतः च एव उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम, तो माता से ही उपस्नेह और उपस्वेद, ये अलग बात आ गई है। एक रसवाहिनी होती है आ रसहारिणी, कि गर्भस्य नाभो मातुश्च रुदि नाड़ी इस प्रकार के बद्ध हो जाती है और रस त्रेधा विभक्त हो जाता है। तो एक गर्भ के पुष्टि के लिए जाता है, एक स्तन की पुष्टि के लिए जाता है, और एक शरीर के पुष्टि के लिए जाता है। इस प्रकार से माता के शरीर के पुष्टि के लिए जाता है। तो इसमें ये उपस्नेह उपस्वेद, ये भी एक बात अलग बताई गई है कि केवल इस प्रकार के रसहारिणी से ही होता है ऐसा नहीं है, उपस्नेह उपस्वेद से भी वृद्धि होती है। अब बात यह है कि गर्भिणी में अभ्यंग का निषेध है एक तरीके से। ये भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि अगर कटिशूल पादशूल वगैरह इस प्रकार के लक्षण है तो मैंने भी अभ्यंग के सुझाव दिए हैं कि बला तेल खास करके या धन्वंतर तेल का प्रयोग करना है अभ्यंग के लिए, थोड़ी मात्रा में करे लेकिन करे, और इसमें शूल की शांति इस प्रकार की हो जाए। नहीं तो बृहत्वा चिंतामणि ताप्यदी लोह वगैरह इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है और फिर उससे भी राहत मिलती है। लेकिन उपस्नेह उपस्वेद ये अगर बात है तो खास करके उदर अभ्यंग और हल्के हाथ से ही स्वेद इस प्रकार का अभ्यंग करते समय जितना स्वेद हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो स्वेद नहीं देना है, तो इसके जरिए गर्भ की वृद्धि होती रहेगी ऐसा कहना है। यूके में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी और मैंने एक व्याख्यान उनका खुद यूके में भी सुना था, साक्षात सुना था। तो उसका कहना था कि वो गर्भिणी को शुरू से लेकर अभ्यंग करवाती रहती है और डेमोन्स्ट्रेशन भी उसने वहां पे दिया था, खास करके उदर और पृष्ठकटी को अभ्यंग इस प्रकार से।
और उसका कहना था कि इससे बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन टल जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये खास करके 7वें महीने के बाद तो करना ही है, ऐसा उसका कहना था। और वहाँ लेक्चर में उसने डेमोन्स्ट्रेशन खुद भी दिखाया कि इस प्रकार से अभ्यंग करते हैं वगैरह वगैरह, और काफी मात्रा में स्नेह का प्रयोग किया जाता था इस प्रकार से। ये इसमें एक बताया गया है कि तत एव पिचुं चास्यां योनौ नित्यं निधापयेत्। 9वां महीना एक बार शुरू हो गया तो पिचु का धारण करना है। 8वें महीने में एक निरूह बताया गया है। पहले गुरुत्व का अनुवासन देके फिर निरूह देना है। तो मैंने भी दिए हैं 8वें महीने में इस प्रकार से निरूह। और फिर एक बार पुराण मल शुद्ध हो जाए, बाहर निकल जाए, तो वायु अनुलोम होता रहता है और फिर सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो आयुर्वेदीय वैद्य है उनको तो ये करना ही है अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए, चाहे वैद्य हो या वैद्य न हो तो भी इस प्रकार से। और ये उपस्नेहन खास करके 7वें महीने से आगे तो करना ही है इस प्रकार से। और स्नेह पिछू भी धारण करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। तो ये सभी करेंगे तो शायद एक बात बनती है कि सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता न पड़े और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाए इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसकी अभी काफी जरूरत है इसका प्रचार प्रसार करने की। और काल परिणामात, तो काल परिणाम भी इसमें एक है ही, स्वभाव संसिद्धिश्च। और स्वभाव संसिद्धि उस प्रकार का एक गर्भ का स्वभाव होता है कि ये इस प्रकार से बढ़ता रहता है वगैरह वगैरह। उपस्नेह धातु निश्चंद संबंध उपस्वेद शरीर से ऊष्मणा परं गर्भस्य स्वेदनम् उपस्वेदश्च गर्भवृद्धिकरो भवत्येव यथा अंडजानां पक्षतेः उपस्वेदनं वृद्धिकरं दृष्टं कालपरिणामादिति यथा यथा कालप्रकर्षः तथा तथा वर्तते गर्भः वृद्धिहेत्वन्तरमाह स्वभाव संसिद्धेश्चेति स्वभावेन एव कर्मजन्येन गर्भो भवति वर्धिष्णुः इत्यर्थः। कर्मणा हि भोगलक्षण शरीर निवर्तकेन आरभ्यमाणं गर्भशरीरं वर्धिष्णु स्वभावम् एव आरब्धं तेन वर्धते एव। निरूह, ये कुलत्थ वगैरह इस प्रकार का है निरूह। एकच निरूह द्यायचा की मलशुद्धी होईपर्यंत, एक ही देते हैं वास्तव में। और कभी कभी 8वें महीने में इससे प्रसूति आरंभ न हो इसलिए 8वां महीना होने के बाद भी देते हैं। ऐसा भी मैंने कुछ मरीजों में किया है। अगर घबराते हैं, वैद्य होते हैं और घबराते हैं, नहीं नहीं ये निरोध देने से अगर प्रसूति हो जाए तो क्या करेंगे, ऐसे एक भी उदाहरण नहीं है 8वें महीने में देने के बावजूद प्रसूति हुई है, इस प्रकार की उदाहरण नहीं है। तो 8वां महीना बंद होने के बाद, समाप्त होने के बाद तुरंत ये देते हैं। उसमें मूलक वगैरह है, इस प्रकार से बदर है, तो इसका निरोह देना एक ही निरोह देते हैं और फिर बाद में फिर से घृत का अनुवासन देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। निरोह कोणत्या द्रव्याचा आहे, ये बागभट में है। तुम देखो शारीर स्थान में दूसरे अध्याय में शायद है या पहले अध्याय में होगा। तो इस प्रकार का निरोह देना 8वें महीने में या ज्यादा से ज्यादा 9वें महीने के शुरुआत में इस प्रकार से दे देना, ये अच्छा रहता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस उससे बढ़ते हैं।
तो धातु निश्चंद संबंध उपस्नेह इस प्रकार से तो मालूम नहीं है ये उपस्नेह उदर के संबंध में भी बताया गया है इस प्रकार से, जो पेरिटोनियम में पानी भर जाता है उसमें उपस्नेहन का एक संबंध बताया गया है। और स्वेदन जो माता का उष्मा है वही स्वेदन, या केवल तापस्वेद हाथ से दिया जाने वाला जो स्वेद है वो भी काफी होता है। और कहीं दफा ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ आत्मान या आमाह इस प्रकार की परिस्थिति है, वहां हॉट वाटर बैग और हीटिंग पैड से जो काम नहीं होता वो केवल हाथ का जो उष्मा है उसके जरिए हो जाता है और फिर वातावरण होता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये उपस्वेद ये भी एक अहम मुद्दा है जिसके गर्भ की वृद्धि होती है। तो आकाश जो है वो अवकाश प्राप्त कर देता है। तेजायनम पचती, तेज जो है महाभूत, अग्नि महाभूत, वो उसका पचन करता है। वायु स्रोतों से धारे, वायु स्रोतों का निर्माण इस प्रकार का करता रहता है। तो इस तरीके से पांच महाभूत अपना अपना कार्य करते रहते हैं और उसके जरिए गर्भ की वृद्धि होती रहती है। तो यथास्व उष्मणा वायु स्रोतांसी डायरेक्ट, तो ये ऊष्मा से स्रोतों का विकास इस प्रकार का होना और फिर उसमें रस पहुंच जाना जिसके जरिए उसकी वृद्धि होना, ये बात इस प्रकार की होती रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गर्भ की वृद्धि अगर नहीं हो रही हो तो इन सभी भावों के बारे में सोचना है। खास करके जब गर्भोदक कम होता है तो एक बालाजी तांबे ने प्रचलन लाया कि नारियल का पानी पियो, नारियल का पानी पियो, और बहुत सारे औरतें करते रहते हैं, नारियल का पानी पीते रहते हैं। वास्तव में हमारे ग्रंथों में दूध का ही ज्यादा महत्व है। अगर गर्भिणी का आहार आगे चरक में जो लिखा है वो दूध घी इसी प्रकार का आहार बताया, नवनीत इसी प्रकार का आहार महीने के अनुसार बताया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि दूध पे ज्यादा से ज्यादा रहो। जनरली ये बातें 7वें 8वें महीने में समझ में आती है कि गर्भोदक कम है इस प्रकार से। तो दूध की पट्टियां उदर पर रखने के लिए कहता हूं। अगर वो सूख जाती है तो फिर से दूसरी पट्टी लगा देना इस प्रकार से, और आहार में दूध पे ही रहना, केवल दूध पे रहे या फिर दूध के साथ ही बाकी खाना खाए, चावल या रोटी खाए वगैरह इस प्रकार से, या खीर खाए। तो मैंने देखा है कि IUGR या गर्भोदक का कम होना ये काफी मात्रा में होने के बावजूद भी इससे वृद्धि होती है, गर्भ की वृद्धि होती है, गर्भोदक की वृद्धि होती है, और फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के या पूरे दिन होने से प्रसूति होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की हो जाती है। वैसे मेरे गायनेकोलॉजी में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। जो वंध्यत्व के लिए आते हैं वो उनकी गर्भधारणा होती रहती है, तो आगे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करते हैं। और इस प्रकार के गर्भोदक कम है वगैरह या IUGR है ऐसा पता चलने पर कुछ मरीज आते हैं
एक मैंने अजीब बात देखी थी, EP4 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इस प्रकार की टैबलेट एक मिलती थी पहले, गर्भधारणा है या नहीं ये देखने के लिए इसका प्रयोग होता था। और अगर रज प्रवृत्ति हो गई तो गर्भधारणा नहीं थी, अगर नहीं हुई तो गर्भधारणा है, इस प्रकार से किया जाता था। बाद में पता चला कि ये कैंसर को निर्माण करती है EP4 कॉम्बिनेशन। तो उस पे ऊपर पाबंदी आ गई। लेकिन तब तक तो बहुत औरतों ने अब तक ले लिया है। अब ये अगर पता चले कि गर्भिणी ने ये ले ली है और फिर गर्भधारणा है, तो डॉक्टर सलाह देते कि अबॉर्शन करवा दो। MTP करवाओ सेकंड महीने में। तो ऐसी एक औरत थी, वो MTP नहीं करवाना चाहती थी, और दो डॉक्टर की राय ले ली। तो एक ने कहा बेटर ऑप्शन है MTP करवा दो, दूसरे ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता है, चल सकता है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि निर्णय क्या करना है तुम ही डिसाइड करो, मैं नहीं बता दूंगा। अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं 9 महीने के लिए दवा दे दूंगा, इस प्रकार से। तो उसने 1-2 हफ्ते ले लिए और फिर डिसाइड कर लिया कि वो कंटिन्यू करेगी प्रेगनेंसी। वो पूरी 9 महीने तक मेरी ट्रीटमेंट लेती रही। डिलीवरी नॉर्मल रही और गर्भ का भी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था इसका। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है अभी, और फिर क्या करना है ये देखना पडेगा. गर्भोदक जास्त असेल तर काय विचार करावा. ये कम रहते हैं इस प्रकार से, लेकिन उसका जो परिवर्तन आगे होना है वो रस का नहीं हो रहा ऐसा समझ सकते हैं. तो बेटर ऑप्शन है लघुमालिनी, मधुमालिनी और स्वर्णमालिनी वसंत. हम एक देने का प्रचलन है. पहले 3 महीने तक लघुमालिनी, दूसरे चौथे पांचवे छठे महीने में मधुमालिनी और 7वें महीने से स्वर्णमालिनी वसंत, इस प्रकार से. तो इसकी अभिवृद्धि होगी. गर्भ की अभिवृद्धि होगी और शायद इसमें दूध या पानी का प्रमाण कम करने से फायदा होगा. वातव्याधीमध्ये गर्भगत वात, शुक्रगत वात यामध्ये गर्भ शुष्केतु वातेन बालानाम अभिशुष्यताम सीता काश्मीर्य मधुकम हितम उत्थापने पयः, याचा देखील वापर IVR मध्ये करता येईल. ये करते हैं. केवल दूध देना है या सिद्ध दूध देना है, ते ये सीता काश्मीरी मधुक इस प्रकार का विचार कर सकते हैं. मेरे मेरे ख्याल में मैंने दिया है, ये भी दिया है. जेस्टेशनल डायबिटीस मुळे मधुर रस सेवन करणाऱ्या पेशंटला रिस्ट्रिक्शन्स करतात, पण गर्भवृद्धीसाठी पृथ्वी आणि जल महाभूत असलेले मधुर रस सेवन आवश्यक आहे, याचा विचार कसा करा. साक्षात शर्करा देनी है नहीं देनी है, ये देखना चाहिए. वैसे दूध, चावल, गेहूं ये सभी मधुर रसात्मक ही है. अब गेहूं के बारे में काफी उल्टी सुल्टी बातें होती है, खास करके ग्लूटेन के जरिए. और ग्लूटेन है इसलिए गेहूं नहीं देना है, या संकरित गेहूं है, आज का जो गेहूं है इसके लिए गेहूं नहीं देना है, इस प्रकार का बताया जाता है. लेकिन दूध पे रख सकते हैं. तो मैं दूध का ज्यादा जिक्र करता हूँ इस प्रकार में, क्योंकि मेरे पास कैंसर मरीज है, उसमें कई पेशेंट डायबिटीज वाले भी होते हैं. शुरू से डायबिटीज है, फिर बाद में कभी कैंसर डिटेक्ट हुआ, डायबिटीज के लिए एंटी डायबिटिक दवाई चल रही है, इंसुलिन भी चल रहा है, और साथ में कैंसर की दवा या फिर ऐसा कुछ चल रहा है. तो ऐसे हालत में जो केवल दूध पे रखते हैं तो कैंसर के लिए फायदा होता ही है, लेकिन डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज की गोली या इंसुलिन छूट सकता है. ये मैंने काफी मरीजों में देखा है. तो फिर जेस्टेशनल डायबिटीज अगर है तो
दूध की मात्रा बढ़ाए, अन्न कम करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। यष्टि काश्मीर सिद्ध तूप गर्भशुष्क मध्ये छान रिजल्ट्स। ओके। तो ये भी बात अच्छी है कि अगर सिद्ध दूध बताया है, सिद्ध घृत बना के वो दूध के साथ अगर देते हैं तो भी बात बनेगी इस प्रकार से। अभी एक पृश्निपर्णी का कुछ निर्देश है इसमें, और मेरे ख्याल में ये स्वाति मोहित है, भारतीय विद्यापीठ में उसके कोई छात्र एमडी कर रही है जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर। ये उसमें प्रयोग करती है और इससे भी जेस्टेशनल डायबिटीज कम हो जाता है। और उसमें जीटीटी की जाती है। केवल नॉर्मल शुगर फास्टिंग पीपी वगैरह नहीं किया जाता। अब जीटीटी में तो साक्षात ग्लूकोज ही देते हैं। और फिर उसके जरिए शुगर बढ़ जाती है, ये बता देते हैं वगैरह वगैरह। मालूम नहीं मुझे एलोपैथी में ऐसा क्यों है इस प्रकार से। एक दो मरीजों में ये देखा गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज था, बाद में डायबिटीज नहीं रहा, लेकिन लड़की को जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, डिटेक्ट हुआ बाद में। तो ये भी थोड़ा देखना चाहिए। लघुमालिनी आणि सप्तामृत लो एचबी साठी गर्भाणीमध्ये खूपच फ्रुटफुल। अच्छी बात है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं दिया है। कभी कभी ये लघुमालिनी अलग से प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन सप्तामृत लोह का ज्यादा प्रयोग नहीं, ताप्यती लोह ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। कृष्णपर्णी 7व्या 8व्या मध्ये मी दिली आहे सर। ओके। तो ये जुवेनाइल ये जेस्टेशनल डायबिटीज में अच्छा काम करती है, ऐसा कहना है। और अभी इस प्रकार के मरीज वैद्यों के पास भी आ रहे हैं। तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास कुछ ट्रीटमेंट चल रही है, वो डायबिटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करते हैं कभी कभी। और फिर ये पुष्टि पर नहीं वगैरह। और जैसे मैंने दूध का जिक्र किया, वो दूध अगर बढ़ाते हैं तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल इस प्रकार का होता है। तो ये भी बात ध्यान में रख सकते हैं इस प्रकार से। मात्रादीनामेव तु खलु गर्भकराणां भावानां व्यापत्तिनिमित्तम् अस्य अजन्म भवति। तो जो गर्भकर भाव है मात्रादि, उनके व्यापत्ति निमित्त इसका जन्म नहीं होता। ये पुष्टो वर्षगणैरपि, ये वाग्भट में कहा है, इस प्रकार से वर्षगण तक पुष्ट होता रहता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। पितुर्व्यापत शुक्र दृष्टि ही इत्यादि अनुसरणीय। तो इसमें पिता भी एक मुद्दा रहता है, कारण रहता है इस प्रकार से। अब तक ये हुआ था कि संगमनेरकर सर ने एक उदाहरण बताया था कि 7 बार डीएनसी हो चुकी थी औरत की, और पुरुष की एक भी बार जांच नहीं की थी। वंध्यत्व है ऐसा करके उनके पास आए तो पता चला कि अजूस्पर्मिया है पुरुष को। अब ये जनरली नहीं होता, शुरू से ही पुरुष की भी जांच की जाती है। लेकिन अगर उनके हिसाब में स्पर्म काउंट वगैरह नॉर्मल है, तो पुरुष के लिए ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है ऐसा डॉक्टर्स नहीं बताते, सिर्फ औरत को ही ट्रीटमेंट दी जाती है। वास्तव में गर्भ दोनों का है, केवल स्त्री का नहीं है। और गर्भ संपत निर्माण हो अच्छी तरीके से, इसलिए पुरुष को भी पंचकर्म करवाना। केवल स्त्री से ही पंचकर्म करवाना है ऐसा नहीं है, पुरुष को भी पंचकर्म करना है। मैं तो बताता रहता हूँ, जब वंध्यत्व के लिए आते हैं तो मैं कहता हूँ कि दोनों की हिस्ट्री लेनी है। केवल स्त्री की लेनी है ऐसा नहीं है। और अगर उसका सीमेन नॉर्मल है तो भी मैं बताता हूँ कि दोनों ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचकर्म तो खास करके दोनों करेंगे और उसको वाशीकरण ट्रीटमेंट भी देते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है।
जनरली पुरुष मानते नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत बस से रहता हूँ और ये आईटी फील्ड में हूँ वगैरह वगैरह, मुझे समय नहीं है इस प्रकार से। औरत को समय नहीं है तो भी उसको समय निकालना ही है, और क्योंकि उसको गर्भधारणा करनी है तो वो मानते हैं कि स्त्री के लिए करना आवश्यक है लेकिन पुरुष के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये गलत सहमी है। और फिर उसके बारे में बताते रहना, सजगता लाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब ये पितृव्य रजा भी आ गई है, पितृव्य लीव इस प्रकार से, पैटर्नल लीव 15 दिन की डिलीवरी के पश्चात। तो ये ऑफिशियल लीव अभी गवर्नमेंट में हो गई इस प्रकार से। तो ये दोनों का है, ये माना जाता है, वास्तव में है ही उस प्रकार का। लेकिन झेलना तो स्त्री को ही पड़ता है ज्यादा, पूरे 9 महीने तक इस प्रकार से, और आगे भी उसका जो बच्चे से बॉन्डिंग है उतना पिता का बॉन्डिंग नहीं रहता। ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो कम से कम दोनों का संबंध है ये तो समझ लेना चाहिए, और पितृव्य भाव भी अच्छे हो इसके लिए प्रयास करते रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। यही अस्य कुक्षौ वृद्धि हेतु समाख्याताः भावाः तेषां विपर्ययात् उदरे विनाशम् आपद्यते अथवा अपि अचिरजातः स्यात्। तो जो वृद्धि हेतु जो बताए गए हैं उनके विपर्य होने से, वो नहीं होने से, उनके विपरीत इस प्रकार के होने से उदरे विनाशम् आपद्यते, उदर में ही उसका विनाश हो जाता है, अथवा अपि अचिरजातः स्यात्, अथवा जल्दी उसका जन्म हो जाता है। तो कितना जल्दी हो सकता है ये भी बताना मुश्किल है। छठे महीने में भी डिलीवरी होती है, और फिर उसमें भी टिकने वाले इस प्रकार के बालक है। 7वें महीने में डिलीवरी होती है तो बचने के चांसेस अच्छे रहते हैं। 8वें महीने में फिर बता नहीं सकते क्या हो सकता है इस प्रकार से। और ट्विंस है अगर, तो दोनों अच्छे होंगे इसके बारे में भी संदेह रहता है। कई दफा एक अच्छा है, एक की ग्रोथ है, दूसरे की नहीं है, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए संपन्नता उनकी रहे, ये बाकी भावों की संपन्नता वगैरह जो है, पिता वगैरह इस प्रकार से, सात्वेज सत्वज वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो भाव है, वो गर्भधारणा होने के पूर्व ही उनके बारे में, सभी के बारे में सोचना है। माता का आहार विहार यही सिर्फ एक बाद में हम सोच सकते हैं, और वो अच्छा रहे इसके बारे में सजग रह सकते हैं। लेकिन अभी प्रेशियस प्रेगनेंसीज है, एक तो देरी से है प्रेगनेंसी, और दूसरी चीज एक या दो ही प्रेगनेंसी होने वाली है। तो ये प्रेशियस प्रेगनेंसी होती रहती है, और फिर उसके बारे में सतर्क रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अजुकते है दोपहर में मैं कोशिश करूंगा योगा सूत्र, पिछले हफ्ते में नहीं हो पाया क्योंकि मेरा क्लिनिक था, और फिर वो लंबे देर तक चला। आज भी वैसी स्थिति होगी तो शायद मालूम नहीं है, लेकिन अगर समय मिलता है तो ज्वाइन हो जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति
शांति शांति।